डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 5 औद्योगिकरण का युग का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हमने पहले उसमें उद्योगों के बारे में पढ़ा था, आदि औद्योगिकरण के बारे में पढ़ा था, बुनकरों के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि जो उद्योग की जो ये फैक्ट्रियाँ लगने शुरू हुई वो कब कब कौन सी लगी। तो बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी। पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी और उसमें 2 साल बाद, मतलब लगने के 2 साल बाद उसमें उत्पादन शुरू हुआ और 1862 में तक वहाँ ऐसी 4 और मिलें काम कर रही थी, जिसमें 94,000 तकलियाँ और 2,150 करघे थे। तो बंगाल में जूट मिल खुली, पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी 7 साल बाद 1862 में खुली। उसके बाद उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक के कानपुर में खुली। इसके बाद जो कपड़ा मिल भी अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल चालू हो गई और 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई। तो इसके लिए उद्योग कौन लगा रहा था, पूंजी कहाँ से मिल रही थी, काम करने वाले कौन थे मिल में, जो इसके बारे में भाई में पढ़ते हैं कि जो बहुत सारे जो व्यावसायिक समूह हैं वो स्टार्टिंग से चीन के साथ व्यापार करते आ रहे हैं। कि जैसे कि 18वीं सदी के आखिरी में अंग्रेज क्या करते थे, भारतीय अफीम को चीन का जो अफीम ज़बरदस्ती वो किसानों से वो करवाते थे, उसका निर्यात वो चीन को करने लगे और उसके बदले में वहाँ से चाय लेते थे चीन से और फिर वो इंग्लैंड भेज दी जाती थी। और उससे क्या हुआ, इस व्यापार में केवल अंग्रेजी नहीं, बहुत सारे भारतीय कारोबारी भी कि काम कर रहे थे और वे बहुत ज़्यादा इससे में उन्हें पैसा मिल देते थे वे उन्हें, और उनकी जो कितना प्रोडक्शन कितना है और कितनी आपूर्ति है उसके लिए निश्चित करते थे। माल को जहाज में लदवाना का काम करते थे। व्यापार को पैसा कमाने के बाद उनमें कुछ व्यवसायी फिर अगर जब उन लोगों ने इस काम से बहुत सारा पैसा कमा लिया तो वो क्या करना चाहते थे, कुछ व्यवसायी क्या है भारत में उद्योग धंधे स्थापित करना चाहते थे। तो बंगाल में जो द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और फिर उन्होंने उद्योगों में निवेश करना शुरू किया। अब जब उन्होंने इतना सारा पैसा चीन के साथ व्यापार में कमा लिया तो उन्होंने अपने देश में उद्योग धंधे लगाने की सोची। तो उन्होंने 1830-40 के दशक में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा दी। मतलब कैसे कि भारत और चीन के साथ व्यापार करके उन्होंने इस तरह से इतनी सारी कंपनियां लगाई। और फिर 1840 के दशक में जो व्यवसायिक संकट आया उसमें टैगोर के साथ और सारे मतलब परेशानियां जब बढ़ी तो सारे उद्यमी फ्लॉप हो गए, मतलब सब रह गए, बैठ गए सब। लेकिन 19वीं सदी में फिर चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे उद्योगपति सफल भी हो गए और बम्बई में डिंशा पेटेंट आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले, मतलब जिन्हें आज भी हम टाटा बिरला जैसे सुनते हैं, तो वो जमशेद जी नुसरवानजी टाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन को निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड की कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमा लिया था। मतलब जो पहले लगे थे वो तो डूब गए थे, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने बहुत अच्छा उद्यम किया और जो टाटा हैं उन्होंने चीन को निर्यात करके, क्या वो थे पारसी थे जो उन्होंने चीन को निर्यात किया, आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमाया और 1917 में कलकत्ता में देश में पहली जूट मिल लगाने वाले कौन थे, मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद। और उन्होंने भी कैसे पैसा कमाया था, चीन के साथ ही व्यापार करके। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिरला के पिता और दादा ने किया, जैसे बिरला ने भी यही काम किया था। तो उन लोगों ने क्या किया, पूंजी इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे व्यापारिक तरीकों का सहारा लिया। मद्रास के सौदागर वर्मा से व्यापार करते थे और फिर क्या है विदेशी व्यापार से, लेकिन बहुत सारे लोग विदेशी व्यापार से सीधे जुड़े हुए नहीं थे। तो वो क्या करते थे, वे भारत से ही व्यापार करते थे और एक जगह से लेकर माल दूसरी जगह बेच देते थे।
तो ब्याज पर पैसा चलाते थे वे लोग, तो एक शहर से दूसरे शहर में पैसा पहुंचाते थे। इस तरह के ही काम करते थे कि एक शहर से दूसरे शहर में पैसा पहुंचाते थे, एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाते थे, ब्याज पर पैसा चलाते थे, व्यापारियों को पैसा देते थे। और उद्योगों में निवेश के जब अवसर आए तो उन्होंने अपनी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगा ली। जबकि पैसा था तो उन्होंने इस तरह से छोटे छोटे काम करने के बजाय अपनी फैक्ट्रियाँ लगा ली। और जैसे भा भारतीय व्यापार पर औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया, कि मतलब क्या हुआ कि पहले जब तो भारतीय व्यापारी पैसा देते थे निवेश करने के लिए, फैक्ट्रियाँ उसके लिए। लेकिन जैसे जैसे औपनिवेशिक की अंग्रेज दूसरे देशों ने मतलब कब्जा करना शुरू किया इस जगह पर, तो भारतीय व्यवसाय कम होता चला गया, क्योंकि वे लोग तो कुछ कर नहीं पाए। और जो बाहर के लोग आए हुए थे उन लोगों ने वहाँ पर उन्हें व्यापारियों को काम करने से रोक दिया, और उनका जो तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक दिया गया। मुख्य रूप से कच्चा माल, अनाज, कच्ची कपास, अफीम, गेहूँ और नील का ही वो निर्यात कर सकते थे। केवल उन्हीं चीज़ों का निर्यात किया जाता था जिनकी अंग्रेज़ों को ज़रूरत थी। मतलब जिस चीज़ से वो पैसा कमाते थे उन चीज़ों का निर्यात रोक दिया गया, और केवल उन्हीं चीज़ों का निर्यात किया गया जिनकी अंग्रेज़ों को ज़रूरत थी। और धीरे धीरे उन्हें जहाजरानी व्यवसाय, मतलब कि जहाज के जो काम करते थे, वो व्यापार करते थे, उससे उन्हें अलग कर दिया गया। किसे? भारतीय व्यापारियों को, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था। उसके बाद फिर उन्हें मजदूर कहाँ से मिले, कि मतलब इस तरह से करने के लिए मजदूर कहाँ से आए? तो भारतीय फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूर कहाँ से आए? अब अगर फैक्ट्रियाँ होंगी तो मजदूर भी तो होंगे। मजदूर कहाँ से? मजदूरों की मांग बढ़ने लगी थी। तो अब 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे, और 1946 तक तो ये संख्या बढ़कर 24,36,000 हो गई थी। तो ये मजदूर कहाँ से आते थे, कहाँ से मिले थे? तो ये क्या करते थे, आसपास के ज़िलों से मिलते थे। जो जिन किसान कारीगरों को, जैसे जिन लोगों को गांव में काम नहीं मिलता था, वे क्या करते थे, गांव की ओर जाते थे, क्योंकि गांव में शहरों में फैक्ट्रियाँ लगी थी, शहरों की ओर जाते थे। शहरों में फैक्ट्रियाँ लगी होने के कारण वहाँ पर जाकर काम करते थे। अब 1911 में बम्बई में सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाली 50% से ज़्यादा मजदूर जो पास के गांव रत्नागिरी से आए थे, रत्नागिरी ज़िले से आए थे। और कानपुर की मिल में काम करने वाले कानपुर के ज़िले के आसपास से ही आते थे सब। और क्या करते थे, क्यों आसपास के क्यों आते थे? क्योंकि वो समय समय पर अपने गांव जाते रहते थे। जैसे फसल की कटाई के समय, त्योहार के समय वे लोग आसपास के होने के कारण अपने गांव वापस चले जाते थे। जब नए काम की खबर आती तो फिर वापस आने लगते थे। अब जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें, संयुक्त प्रांत में जो बम्बई में कपड़ा मिलों में, कलकत्ता में जूट मिल में काम करने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते थे। अब जब नौकरी पाना बहुत मुश्किल होता रहता है, क्योंकि जब मिलों की जैसे जैसे मिलों की संख्या बढ़ रही थी, मजदूरों की डिमांड बढ़ रही थी। तो लेकिन क्या है, अगर काम के लिए रोज मजदूरों की डिमांड तो बढ़ रही थी, लेकिन काम कम था और काम चाहने वाले ज़्यादा थे। मतलब लोग ज़्यादा थे और रोज़गार कम था। आज भी यही स्थिति है, पहले भी यही स्थिति कि रोज़गार कम था और रोज़गार की इच्छा रखने वाले ज़्यादा थे। अब मिलों में हर एक को प्रवेश भी नहीं मिलता था, एंट्री नहीं होती थी, क्योंकि उद्योगपति क्या करते थे, जो नए मजदूर भर्ती करते थे, एक एजेंट रखा जाता था, इसे जॉबर कहते थे। जैसे जॉबर क्या होता था, कोई पुराना कर्मचारी उनका, जो उन विश्वस्त कर्मचारी होता था, जो अपने गांव से क्या करता था, लोगों को, जैसे हम ठेकेदार जानते हैं आजकल कि ठेकेदार लोगों को लेकर आता है और काम करते हैं, तो उसी तरह उस जॉबर था। तो वो अपने गांव से लोगों को लेकर जाता, उन्हें काम का भरोसा दिलाता और शहर में उनकी मदद करता था, मुसीबत में पैसे से मदद करता था। तो जॉबर क्या है, एक ताकतवर व्यक्ति बन गया था। कैसे? कि वो मजदूरों की भी हेल्प करता था और मिल मालिकों को काम देता था, श्रमिक देता था। तो बाद में क्या हुआ, जॉबर मदद के बदले, पहले तो मदद के नाम पे थे, अब वो पैसे लेने लगा, तोहफे मांगने लगा और मज़दूरों की ज़िंदगी को अपना हैंडल करने लगा। उसे लगा कि मज़दूरों की ज़िंदगी उसके अनुसार चलती है। अब जैसे जैसे मज़दूरों की संख्या बढ़ने लगी, तो जो कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात बहुत छोटा था। अब आगे हम देखते हैं कि औद्योगिक विकास का अनूठापन।
कि उसमें 3 गुना हो गया था। मतलब कि जो एक सेकंड, कि जो वो थे मजदूर, क्या है, वहाँ से अपने गांव लौट जाते थे, उन्हें जॉबर रखे गए। तो और जो मजदूरों की लाइफ को वो नियंत्रित करने लगे। तो औद्योगिक विकास के इसके बाद आता है औद्योगिक विकास का अनूठापन। मतलब अनूठापन कि प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटिश उद्योगों पर क्या असर पड़ा, इससे भारतीय उद्योगों को किस प्रकार मजबूती मिली। जब भारत में औद्योगिक उत्पादन के में जो शीर्ष पर थी, सबसे ऊंचाई पर, यूरोपीय प्रबंधन एजेंसियां जो उत्पादों में दिलचस्पी थी जिनकी, वो क्या करते थे, औपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय व कॉफ़ी के बागान लगाए इन्होंने। खनन, नील, जूट, पैसे में निवेश किया। और ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट थे जो भारत में के लिए नहीं, बल्कि उनकी को निर्यात करने की, एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत, मतलब उनकी आवश्यकता थी। कि लोगों ने क्या किया, ऐसी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट किया जो जिनकी ज़रूरत भारत में नहीं थी, भारत से बाहर थी। तो और फिर 19वीं सदी के आखिरी में जब क्या हुआ, भारतीय व्यवसाय उद्योग धंधे लगाने लगे, तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं की, क्योंकि मैनचेस्टर की बनी चीज़ें क्या होती थी, सस्ती होती थी। भारत आने वाली ब्रिटिश मिलों का धागा अच्छा नहीं होता था, तो इसलिए भारत में क्या किया, शुरुआती जो सूती मिल कपड़ों के बजाय मोटी सूती धागों से ही बनाए जाते थे। और जब धागे को मंगाया गया बाहर से, तो वो उसकी किस्म अच्छी होती थी। तो इसलिए जो भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे भारत के कुनकरघा हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे, और उन्हें फिर चीन को निर्यात कर दिया जाता था। और 20वीं सदी के पहले दशक तक तो क्या करता है, औद्योगिकरण, बार बार बदलाव आ रहे थे उसमें, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन को जब गति मिली, तो विदेशी कपड़ों को हटा दिया गया, उनका बहिष्कार किया गया। लोगों ने ये डिमांड करी कि देशी चीज़ें ही, स्वदेशी अपनाने के लिए उन्होंने संगठित हो गए। उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने और सरकार पे दबाव डाला कि वो उन्हें थोड़ी सी उदारीकरण, मतलब कि उदार बने, आयात शुल्क बढ़ाएं, कि मतलब अगर बाहर से माल आता है तो उस पर शुल्क लगाया जाए, ताकि। और 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारत के जो धागे, उसके निर्यात में भी कमी आने लगी थी। चीनी बाजार में चीन और जापान की मिलों के चीनी बाजार में क्या है, वहीं के और जापान के सामान की डिमांड होने लगी थी। तो भारत के उद्योगपति क्या करते थे, धागे की बजाय, पहले धागा निर्यात किया जाता था, तो धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे। और 1900 से 1912 के में सूती कपड़ों का उत्पादन दुगना हो गया था। तो पहले विश्व युद्ध तक क्या औद्योगिक विकास बहुत कम था। उसके बाद ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि ब्रिटिश कारखाने में, तो सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, पहले युद्ध के मतलब उसमें बिजी थे सब, तो भारत से में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया था। मतलब मैनचेस्टर से भारत में सामान कम आ रहा था। तो लेकिन क्या है, तो वहाँ क्या हुआ, फिर जब बाहर से कपड़ा नहीं आया, सामान नहीं आया, तो भारतीय सामान की डिमांड होने लगी। तो भारतीय बाजार को क्या हुआ, रातों रात, मतलब इजीली क्या हुआ, जब आयात कम हो गया तो उन्हें बहुत सारा मार्केट मिल गया था। भारतीय भारतीय लोगों को, उद्योगपतियों को अपना काम चलाने के लिए बहुत अच्छा मार्केट मिला। और युद्ध जब ज़्यादा टाइम चलने लगा, तो भारतीय कारखानों में भी क्या हुआ, फौज के लिए सामान बनने लगा, जैसे जूट की बोरियां, वर्दी के कपड़े, टेंट, चमड़े के जूते, घोड़े खच्चर की जीन, बहुत सारे सामान यहाँ पर भी बनने लगे। पहले तो उधर बाहर ही बन रहा था काम, तो इसलिए बाहर से सामान यहाँ नहीं, भारत नहीं पहुँच पा रहा था। तो भारतीय चीज़ें की को ज़्यादा लोग खरीदने लगे, वरना पहले विदेशी सामान खरीदते थे, अब देसी सामान खरीदने लगे। और जब युद्ध ज़्यादा लंबा हो गया, तो यहाँ भारत में भी युद्ध के लिए ज़रूरती सामान बनाने जाने लगे। तो कारखानों को कई कई शिफ्ट में चलाया गया, बहुत सारे नए मजदूर रखे गए, सबको ज़्यादा काम करना पड़ा। उद्योग धंधों में बहुत तेज़ी से उत्पादन बढ़ गया, तेज़ी से मतलब विकसित होने लगे। और युद्ध के बाद क्या हुआ, फिर वही हाल हो गया। युद्ध जब ख़त्म हुआ, तो मैनचेस्टर से, मतलब फिर, लेकिन जैसे भारतीय सामान इतना छा गया था लोगों के उसमें, तो मैनचेस्टर से फिर सामान तो आया युद्ध के बाद, लेकिन वो स्थिति उसकी नहीं बन पाई जो पहले थी।
आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका जर्मनी व जापान के मुकाबले में कमज़ोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई थी। कपास का उत्पादन कम हो रहा था तो ब्रिटेन से सूती कपड़ों के निर्यात में ज़बरदस्त गिरावट आई और उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजार पर कब्जा कर लिया था और अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। इसके आगे के पार्ट को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।